हेलो एवरीवन, मैं अर्जुन। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंस एग्जाम पॉइंट में। आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं करंट अफेयर घटनाचार करके 1 ईयर के करंट अफेयर्स हम डिस्कशन करेंगे अपने इस वीडियो में। 1 नवंबर 2019 से 30 नवंबर 2020 तक का। चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सॉरी, 1 मिनट। चलिए, हाँ जी हाँ, देखते हैं। 12 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU में अनावरण किया गया था। किसका प्रतिमा? स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। और क्या, चलते हैं आगे, देखते हैं। 12 नवंबर 2020 को भारतीय सेना की खुफिया एजेंसी द्वारा संचालित एक ऑपरेशन के दौरान उल्का आई इस कमांडर ने आत्मसमर्पण किया था। यस कर्नल दृष्टि राजखोवा ने अपने 4 साथियों सहित आत्मसमर्पण किया था। बिहार 10 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा की गई। इस चुनाव में बहुमत प्राप्त किया राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने। NDA को सीटें प्राप्त रही, 125 सीटें मिली। बिहार विधानसभा सीट में 243 सीटों की सरकार बनाने के लिए आवश्यक विधानसभा सीटों की संख्या थी 122 सीटों की जरूरत थी। बिहार विधानसभा के दूसरे क्रम में सीटें प्राप्त करने वाला गठबंधन रहा महागठबंधन MG। महागठबंधन को प्राप्त सीटें 110 सीटें प्राप्त हुई थी। बिहार विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक सीटें प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल है महागठबंधन का राष्ट्रीय जनता दल, 75 सीट। NDA का घटक दल जिसने इन चुनावों के दूसरे क्रम पर सर्वाधिक सीट प्राप्त की, भारतीय जनता पार्टी, 74 सीट। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में डाले गए कुल मतों का प्रतिशत यानी पोलिंग परसेंटेज रहा 55.27%। अगला नेक्स्ट देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त करने वाला दल रहा भारतीय जनता दल, 23.11% मत प्राप्त किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आयोजित किए गए 3 चरणों में आयोजित किया गया, क्रमशः 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को आयोजित किया गया। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मामले में एक ऐप लॉन्च किया गया। किस माध्यम से दर्ज किया गया? सी विजिल मैप्स के आधार के माध्यम से आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मामले में से दर्ज किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा विजित सीटों की संख्या 19। कांग्रेस मात्र 19 सीट पाई थी। विधानसभा चुनाव 2020 में अप्रत्याशित रूप से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम द्वारा सीटों की प्राप्ति की संख्या 5 थी। कितना सीटें? 5 सीटें प्राप्त हुई थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में NDA का प्रमुख घटक जनता यूनाइटेड दल JDU द्वारा प्राप्त सीटों की संख्या 43 थी, जो लालू प्रसाद यादव की JDU। तीसरा
और अस्थाई बोडो समझौता कब संपन्न हुआ? 27 जनवरी 2020 को तीसरा और अस्थाई बोडो की समझौता का संपन्न हुआ। बोडो समझौते में शामिल पक्षकार थे केंद्र सरकार, असम सरकार एवं बोडो प्रतिनिधि। बोडो समझौते के अंतर्गत बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) के नाम रखा गया है, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन कर दिया गया है। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, जिसे संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, के अंतर्गत आता है कोकराझार, उदलगुरी, चिराग व बक्सा जिले। 27 जनवरी 2020 को विधान परिषद के उत्सादन हेतु वैधानिक प्रस्ताव पारित करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। विधान परिषद के उत्सादन हेतु वैधानिक प्रस्ताव पारित करने वाला राज्य बना आंध्र प्रदेश। 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानियां बनाने वाला भारतीय राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जिनकी राजधानी 3 राजधानी होगी। 3 राजधानी कौन कौन सी हैं? आंध्र प्रदेश जिसने 3 राजधानियां बनाने का योजना का प्रस्तावित किया है, स्थापित की जाएगी क्रमशः क्या? विशाखापट्टनम कार्यकारी के कार्य के लिए, अमरावती विधायी कार्य के लिए और कुर्नूल न्यायिक कार्य में। वह भारतीय राज्य जिसने 8 जून 2020 को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का आधिकारिक घोषणा की है, वह है उत्तराखंड। उत्तराखंड वह भारतीय राज्य जिसने 8 जून 2020 को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की आधिकारिक घोषणा की है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी स्थापित की जाएगी चमोली जिले के गैरसैंण यानी भराड़ीसैंण में। राज्यसभा के 250वें सत्र के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2019 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा जारी किया गया 250 रुपये मूल्य का चांदी का सिक्का व 5 रुपये का डाक टिकट। आगे चलते हैं, देखते हैं। 18 नवंबर 2019 को आयोजित राज्यसभा का ऐतिहासिक सत्र था 250वां सत्र। राज्यसभा के ऐतिहासिक 250वें सत्र की कालावधि रही 18 नवंबर से 13 दिसंबर 2019 के मध्य रही। 16 नवंबर 2019 को गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है हन्यू ट्राइब नेशनल लिबरेशन काउंसिल। सॉरी गाइस। 16 नवंबर 2019 को गृह मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी कर गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है हन्यू ट्राइब नेशनल लिबरेशन काउंसिल एचएनएलसी को एक अधिसूचना जारी कर गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। एचएनएलसी उग्रवादी समूह सक्रिय है मेघालय राज्य में। कहाँ पे? मेघालय राज्य में। भारत सरकार के सर्वेक्षण विभाग द्वारा देश का नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया गया है 8 नवंबर 2019 को भारत सरकार के सर्वेक्षण विभाग द्वारा देश का एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया गया है। भारत में वर्तमान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नए राजनीतिक मानचित्र में शामिल होने वाले 2 नए केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख।
सॉरी गाइस। चलिए देखते हैं योजना और परियोजना। 26 नवंबर 2020 को भारत के लिए एसडीजी सतत विकास लक्ष्य निवेशक मानचित्र लॉन्च किया गया है। राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी तथा इन्वेस्ट इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से एसडीजी यानी सतत विकास लक्ष्य का निवेशक मानचित्र लॉन्च किया गया है। इस निवेशक मानचित्र के लिए 6 महत्वपूर्ण एसडीजी क्षेत्रों के इतने क्षेत्रों के निवेश के कुल अवसर अनुकूलित चिन्हित किया गया है। 18 निवेश अवसर क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। 25 नवंबर 2020 को केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक लॉन्च किया गया है। एक राष्ट्रीय पोर्टल का एवं गुजरात के बड़ौदा में एक गरिमा गृह ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा एक ट्रांसजेंडर लोगों के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। 22 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2.6 करोड़ ग्रामीण परिवारों से ज़्यादा लोगों को पाइप के जरिए पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने की परियोजना का शिलान्यास किया। वो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिलों के लिए 2.46 करोड़ ग्रामीण परिवारों से ज़्यादा लोगों को पाइप के जरिए पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने की परियोजना का शिलान्यास किया है। 20 नवंबर 2020 को सस्ती एवं स्वच्छ परिवहन ईंधन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सतत परिवहन की दिशा में अस्थायी विकल्प यानी सतत बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय व शीर्ष तेल व गैस वितरण कंपनियों में समझौता हुआ। देश भर में 900 संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए किया है। आगे चलते हैं। 17 नवंबर 2020 को देश ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL ने संयुक्त रूप से भारत की पहली अभिसरण परियोजना आरंभ की है गोवा राज्य ने। इसमें क्या है? गोवा राज्य में नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर काम करने की ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड ने संयुक्त रूप से भारत की पहली अभिसरण परियोजना आरंभ की है। 13 नवंबर 2020 को 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित आयुर्वेद संस्थान है क्रमशः भारतीय आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर गुजरात में है तथा राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर राजस्थान में है। 9 नवंबर 2020 को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा शिलान्यास किया गया 29 परियोजनाओं का। इन परियोजनाओं पर रोजगार सृजन को संभावित संख्या होगी यानी 15,000 नौकरियों की रोजगार देने की हुई। 9 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 614 करोड़ रुपए से अधिक 30 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा किया। वाराणसी के लिए 614 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किए हैं। चौबीस अक्टूबर 2020 को नरेंद्र मोदी
ने वर्चुअल माध्यम से गुजरात का उद्घाटन किया है 3 परियोजनाओं का। ये 3 परियोजनाएं हैं किसान सर्वोदय योजना, UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल की स्थापना तथा गिरनार रोपवे का। एशिया का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर है UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रिसर्च सेंटर। 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महिला सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति महिला सुरक्षा के लिए याद रखिएगा। मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया राज्यपाल द्वारा लखनऊ से तथा मुख्यमंत्री द्वारा बलरामपुर जिले से। जोजिला टनल की आधारशिला रखी गई है 15 अक्टूबर 2020 को। जोजिला टनल जोड़ेगी जम्मू कश्मीर के गदरबल को लद्दाख के कारगिल से। जोजिला टनल की लंबाई 14.15 किलोमीटर है। जोजिला टनल का निर्माण किया जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर, नेशनल हाईवे 1 पर। चौदह अक्टूबर 2020 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख के लिए 520 करोड़ के एक 5 वर्षीय पैकेज की मंजूरी प्रदान की गई है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डे नीलम NRLM। 13 अक्टूबर 2020 को जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जनजातियों के समग्र विकास के हेतु के लिए शुरू किया गया है ट्रैक फॉर ट्राइबल अभियान। जनजातियों के लिए किया गया जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जनजातियों के समग्र विकास के लिए शुरू किया गया ट्रैक फॉर ट्राइबल अभियान। 12 अक्टूबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आधारशिला की है नेचीपू सुरंग की। वह राज्य जहां 450 मीटर अधिक लंबी नेचीपू सुरंग की अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा लोगों को संपत्ति कार्ड प्राप्त करने की जिस योजना की शुरुआत की है उसका नाम है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। सॉरी 9 अक्टूबर 2020 को प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवा कर देश का पहला हर घर जल राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है गोवा राज्य ने। गोवा राज्य में हर घर जल नल कनेक्शन पर उपलब्ध करवाकर देश का पहला राज्य बना है। वह राज्य जहां अक्टूबर 2020 में कर्मचारी राज्य बीमा विस्तार की सूचना केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी की गई है अरुणाचल प्रदेश में। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है अटल टनल को। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के इन 2 स्थलों को जोड़ेगी मनाली कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी को। मनाली कुल्लू घाटी को और लाहौल स्पीति घाटी से।
इस टनल में 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर का। 9.02 किलोमीटर की वह दर्रा जिससे होकर अटल टनल गुजरती है रोहतांग दर्रा से। कहाँ से? रोहतांग दर्रा से। टनल की औसत समुद्री जल की ऊंचाई होगी 3100 मीटर यानी 10,000 फीट। इस टनल के निर्माण से मनाली और लेह के मध्य सड़क की दूरी कम होगी 46 किलोमीटर। इस टनल के निर्माण से मनाली और लेह के मध्य सड़क की दूरी कम हो जाएगी, 46 किलोमीटर की कम दूरी तय करनी पड़ेगी। अक्टूबर 2020 में जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार वर्ष 2019 में इतने विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ 10.93 मिलियन पर्यटन भारतीय आए, विदेशी भारत आए। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार पिछले वर्ष 2019 की तुलना में विदेशी पर्यटकों का आगमन की प्रतिशत वृद्धि रही। 3.5% वृद्धि हुई थी इस बार। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार वर्ष 2019 के अनिवासी भारतीय या NRIs का भारत का आगमन हुआ 6.98 बिलियन। अब देखते हैं भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार कुल विदेशी प्लस NRI अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन हुआ 70.91 मिलियन। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है। एक मिनट। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है 2,11,661 करोड़ रुपए। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का हिस्सा रहा 1.23%। पर्यटक आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का स्थान है 23वां। एशिया प्रशांत क्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से प्राप्तियों तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन में स्थान रहा क्रमशः 6वां और 8वां। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों के शीर्ष का स्रोत रहा क्रमशः प्रथम स्थान पर बांग्लादेश, दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका रहा। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार घरेलू पर्यटकों के आगमन के मामले में शीर्ष रहा उत्तर प्रदेश। इस रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में शीर्ष राज्य रहे तो प्रथम स्थान तमिलनाडु, द्वितीय महाराष्ट्र और तीसरे पे उत्तर प्रदेश। NCRB 2019 के अनुसार बालिकाओं के विरुद्ध अपराध पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सर्वाधिक पंजीकृत मामले हैं उत्तर प्रदेश में 7,444 मामले। वह राज्य जहां NCRB 2019 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध
सर्वाधिक पंजीकृत मामले हैं उत्तर प्रदेश में 11,829 मामले, जो संपूर्ण भारत का 25.8% है। सॉरी, एनसीआरबी 2019 के अनुसार भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अंतर्गत सर्वाधिक मामले पंजीकृत किए गए हैं उत्तर प्रदेश में 10.9% में। एनसीआरबी 2019 के अनुसार आत्महत्या में कुल मामले दर्ज किए गए हैं 1,39,123 मामले, जिसमें सर्वाधिक आत्महत्या दैनिक मजदूरों की है, 32,563 ने की है। एनसीआरबी 2019 में वर्ष 2018 की तुलना में साइबर अपराध के मामलों में वृद्धि देखी गई है 63.5% की। अंतर्राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की स्थापना वर्ष 1986 में की गई है। एनसीआरबी ने अपराध व अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क के सिस्टम सीसीटीएनएस परियोजना के अंतर्गत 21 अगस्त 2017 को प्रथम बार आरंभ किया गया नेशनल डिजिटल पुलिस पोर्टल का। एनसीआरबी की सितंबर 2020 में जारी की गई छठवीं रिपोर्ट का शीर्षक है भारत में अपराध। एनसीआरबी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में पंजीकृत कुल संज्ञेय अपराधों की संख्या है 51,56,172। एनसीआरबी 2019 के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध के सर्वाधिक मामले पंजीकृत किए गए हैं उत्तर प्रदेश राज्य में 62,853 मामले। बहुत ज़्यादा यूपी में क्राइम हो रहा है। 30 सितंबर 2020 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मिशन को लॉन्च किया गया। अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन का उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति के छात्रों को नवाचार तथा उद्यम माध्यम को बढ़ावा देना। 29 सितंबर 2020 को भारत के समय का उपयोग सर्वेक्षण 2019 ने जारी किया, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। 11 सितंबर 2020 को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया जलवायु स्मार्ट शहर आकलन ढांचा 2.0 का। CSCAF का उद्देश्य क्या है? शहरों में विकास योजनाओं में आने वाली जलवायु चुनौतियों से निपटना। 11 सितंबर 2020 को केंद्रीय आवास तथा शहरी मंत्रालय द्वारा प्रारंभ यह योजना, जिसके अंतर्गत बाजारों में पैदल चलने वालों के अनुकूल गलियों का निर्माण कराना है। स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज। पीपल चैलेंज
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 में उत्तर प्रदेश के वे दो क्षेत्र जहां निवेश हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में। इस नीति से उत्तर प्रदेश के नए रोजगार के सृजन के अवसर उत्पन्न होंगे, लगभग 4 लाख। इस नीति के अंतर्गत प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कुछ ईएमसी स्थापित किए जाएंगे। 3 कहाँ कहाँ? गंगा यमुना एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड व लखनऊ उन्नाव कानपुर जोन में। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 24x7 निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई 7 सितंबर 2020 को। निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य रोगियों हेतु स्थापित इस हेल्पलाइन नंबर को नाम दिया गया है किरण। इसका टोल फ्री नंबर होगा 1800-599-0019। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 5 सितंबर 2020 को आदिवासियों के घरों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल की आपूर्ति की गई है, कोलार गांव, उमरिया जिला, मध्य प्रदेश में। इसी के साथ ये सेशन अभी यहाँ पे समाप्त करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट अगले वाले सेशन में आएगा।